नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। लेकिन बाजार में कमजोरी लगातार बढ़ रही है और निफ्टी करीब 225 अंक टूट गया है। चौतरफा कमजोरी 21,800 के 30 के आसपास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। हमने 21,800 के भी नीचे के स्तर देखे, हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी 1% से ज्यादा की नरमी हम निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 210 अंकों की कमजोरी वहां पर है। निफ्टी के मुकाबले आधी गिरावट है प्रतिशत के लिहाज से 46,372 के आसपास से निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों से बाजार पर आज हम प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। टीसीएस में ब्लॉक डील हुई थी और ब्लॉक डील के बाद ये 4% शेयर टूटा है। डिस्काउंट पर ही ब्लॉक डील होनी थी 4% के और शेयर में उतना करेक्शन भी आ गया है। टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और लिस्टिंग की जो अनिवार्यता है उससे कहीं न कहीं बचने के लिए ये तमाम कोशिशें टाटा ग्रुप की तरफ से हो रही हैं, टाटा सन्स की तरफ से हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली हो रही है टीसीएस में और उसका रब ऑफ इफेक्ट अगर आप देखेंगे इन्फोसिस में, विप्रो में, एलटीआई माइंट्री में, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आ रही है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि खपत वाले जो भी शेयर हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर, यहां तक कि आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, सारे के सारे शेयर आज आपको बिकवाली के शिकार होते दिख रहे हैं। क्योंकि दो अहम चीजें, क्रूड कच्चा तेल और पाम तेल, जो कि एक की रॉ मटेरियल है तमाम एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वहां भाव बढ़ रहे हैं और उसका असर इन पर आ रहा है। सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है और बाजार को खींच रहे नीचे एफएमसीजी, आईटी और फार्मा आज सबसे ज्यादा। इस वक्त निफ्टी के 50 में से करीब 41 शेयर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और जो शेयर हरे निशान में है उसमें अगर हम मेंशन करना चाहें, बजाज फाइनेंस में है 2% के आसपास की तेजी, बजाज ऑटो और हिंडाल्को 1% के आसपास के गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप अगर एफएनओ वाले शेयरों की भी लिस्ट देखेंगे तो वहां पर मिड कैप आईटी में भी पिटाई हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि ओरेकल का शेयर भी नीचे है। लेकिन क्रूड में जिस तरह से उबाल आया है, ओएमसीज में प्रेशर देख रहे हैं हम, टायर शेयरों में प्रेशर देख रहे हैं, पेंट वाली कंपनियां आज गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं क्योंकि क्रूड का भाव $87 के ऊपर निकल गया है और कीमतें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी इस स्तर पर अभी टिकेंगी थोड़े से लंबे समय तक। तो बाजार का मूड खराब है। आंकड़ों को जरा समझते हैं और डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, 200 अंकों की गिरावट, 21,800 का सपोर्ट भी आज ब्रेक हुआ ब्रीफली। यहां से राह अगले घंटे की कैसी दिख रही है बाजार की? देखिए, दोनों लेवल्स को मेंटेन करना होगा। 21,800 की बड़ी इंपॉर्टेंस है ये ऑप्शंस के हिसाब से। हालांकि हमने 50 दिन की एवरेज तोड़ दी है और ये 50 दिन की एवरेज हमने काफ़ी दिनों से मेंटेन कर रखी थी, मैं बोलूँगा काफ़ी महीनों से मेंटेन कर रखी थी। लेकिन उसको फाइनली आज निफ्टी ने क्लोज किया है। निफ्टी अगर 21,900 के ऊपर क्लोज कर देता है अभी, यानी कि 50 पॉइंट सिर्फ जोड़ ले क्लोजिंग में, तो ना केवल अपने 50 दिन की एवरेज को वापस से ठीक कर लेगा, रिपेयर कर लेगा, बल्कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिलवा सकता है कि ये टीसीएस वाली ये डील को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया इसी 21,900-800 की रेंज के अंदर। लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाटा के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस होने के या बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर दिख रहे हैं। अभी तक तो ना के बराबर दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, भले इंडिया विक्स भी अब बढ़ना कम हो रहा है, सिर्फ 1 से 1.25% है, लेकिन जो एक पुल बैक आना चाहिए टिपिकली मार्केट में, वो पुल बैक विजिबल नहीं है। बैंक निफ्टी से उम्मीद थी कि उसमें टीसीएस का हैंगओवर नहीं होगा, तो शायद बैंकिंग का काउंटर्स के आज मौका है क्योंकि आज रिलायंस नीचे था, आज टीसीएस नीचे था, तो हैवी वेट में कोई भी बैंक आके पोजीशन बना सकता था। 5-7 मिनट के लिए एचडीएफसी बैंक आया हरे निशान में। एक बार आप दिखाओ एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी, वो आया था हरे निशान में, लेकिन वो भी अपने आप को बहुत देर तक टिका नहीं पाया। उसकी बदौलत बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर कर रहा था, लेकिन बाद में फाइनली वो देखो वो भी डेज लो पे आसपास आके कामकाज कर रहा है। इससे लेसन क्या है? लेसन यही है कि आपको लेवल्स के साथ चलना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, नो एवरेजेस। अभिषेक, आप तो अब आप भी होंगे, बोलते होंगे कि क्या बात है, आप एक ही बात को 4-4 बार बार बोल रहे हैं, सुबह शाम बोल रहे हैं। वो मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही बात ही है मार्केट के अंदर कहने के लिए, और कुछ है ही नहीं बात कहने के लिए। शॉर्ट से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि शॉर्ट्स में अभी भी रिस्क है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं आता शॉर्ट करने के। इस लेवल पे तो नहीं आता, या तो ऊपर शॉर्ट करते या तो फिर 46,000 को भी ब्रेक करने दो आप। ठीक, तो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एवरेज ना करें, अभी आप शांति बनाए रखें, ये डस्ट को सेटल हो जाने दीजिए। मैं 2 लेवल्स के साथ अपने कंक्लूड कर देता हूँ। पहला,
कम से कम 22,000 का लेवल वापस चाहिए निफ्टी को हील होने के लिए, ठीक होने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने चलने की बात नहीं बोली है, मैंने सिर्फ ठीक होने की बात बोली है कि अब और नहीं गिरेगा, उसके लिए 22,000 चाहिए। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी कम से कम आपको 46,500 की आज फिर से क्लोजिंग चाहिए, और अगर ये नहीं मिलती है तो ये भी ड्रैग कर सकता है 46,000 की तरफ। तो आप थोड़ा सावधानी रखिए, कोई एवरेज, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। ठीक है, देखना है बाजार को और लेवल्स का आप ध्यान रखिए। और उसके पीछे की वजह आज गिरावट में ये भी है कि आप देखिए एचडीएफसी बैंक टूट रहा है, ऊपर से नीचे आया है, रिलायंस के शेयर में कमजोरी है, टीसीएस, इन्फोसिस जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, अगर ये नीचे रहें फिर बाजार का मूड यहाँ से कैसे ठीक होगा, इसको लेकर एक सवालिया निशान जरूर लग जाता है। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और गौरांग शाह हमारे साथ हैं जियोजित फाइनेंशियल से, इसके अलावा ध्वनि पटेल, रुचित जैन, राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और शुरू करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। राजेश जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चलिए शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए आपके शेयर कौन से हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला ट्रेड जो शॉर्ट साइड में वो है टाटा कंज्यूमर का। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 20-50 डे मूविंग एवरेज को अब ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। डाउन साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में टूवर्ड्स 1125, 1120 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा करीब 1174 के आसपास। लॉन्ग साइड का ट्रेड जो हमें पसंद आ रहा है वो है टोरेंट पावर का। टोरेंट पावर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अगर हम देखें तो अभी भी स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है टोरेंट पावर जो कि अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है अपसाइड में। 1280 1300 की तरफ स्टॉक में हमें लगता है पोजिशनली टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1205 के आसपास। 1205 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपने राजेश जी क्या बताया इसका? 1280 और 1300 की तरफ स्टॉक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 1280 और 1300 ये दो टारगेट टोरेंट पावर के लिए, ये राजेश जी की तरफ से दो शेयर हो गए। 1300 के टारगेट, 1205 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है टोरेंट पावर के शेयर में। रुचित, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आपका कन्विक्शन क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है मेरी तरफ से भी, एक सेल एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफा के मूव पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं। लॉरस लैब्स में बिकवाली करने की सलाह रही। सो आइडियली यहाँ पे अगर ये सेक्टर में देखें तो जहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्पेस पिछले कुछ महीनों में काफी अच्छे स्टॉक्स में हमने अपमूव देखे, ये स्टॉक्स में इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है उस अपट्रेंड में, तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर ऑलरेडी है विद इन द सेक्टर। एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज पिछले 6 महीने से ये स्टॉक देख रहा है, जिसका हायर एंड से वापस ये करेक्शन की शुरुआत हुई है। तो हमें लग रहा है कि जो सपोर्ट एंड है उसकी तरफ ये स्टॉक का आने वाले कुछ दिनों में जा सकता है। 400 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी 374 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एक कॉन्ट्रा ट्रेड हम बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। सो एक फॉलिंग चैनल है, फॉलिंग चैनल में टेक्निकल एनालिसिस में एक वुल्फ वेव पैटर्न होता है, वो पैटर्न के फॉर्मेशन रिसेंट लो पे हुए हैं। सो यहाँ पे एटलीस्ट एक बाउंस बैक, एक डिसेंट बाउंस बैक शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे बलरामपुर चीनी में खरीदारी करें, 354 के स्टॉप लॉस रखे, 380 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए, बट इसको कैश सेगमेंट में ही ट्रैक करें क्योंकि एफएनओ के बैन में है, सो इसीलिए स्ट्रिक्टली कैश सेगमेंट में ही खरीदारी की सलाह है। ठीक है, बलरामपुर चीनी बाई है, लॉरस लैब शॉर्ट है। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों का मूड भी खराब है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, यानी कि एक बाई सेल की रणनीति रुचित के पास भी है। ध्वनि, क्या सेम पैटर्न आपका भी होगा, एक बाई एक सेल?
गुड आफ्टरनून। जी नहीं, मेरी तरफ से दोनों ही यहाँ पे सेल के कॉल रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो गोइंग विद द ट्रेंड, आईटी सेक्टर में ऑलरेडी हम बिकवाली देख रहे हैं। टेक महिंद्रा को यहाँ पे करंट लेवल से सेल करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट रहेगा वो 1230 का रहेगा। 1230 अगर हम ब्रेक करते हैं तो वहां पे हम 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करेंगे। फर्दर सेल ऑफ उसके बाद देखने को मिलेगा, इसलिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 1230 का लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको रखना है तो 1265 का स्टॉप लॉस लेके चले। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो गुजरात गैस का है। गुजरात गैस में भी अगर हम देख रहे हैं तो स्विंग लोज को स्टॉक ने आज ब्रेक करा है। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बेयरिश साइड का बना हुआ है। करंट लेवल से आप गुजरात गैस के अंदर भी सेल करें। आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 500 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो इस स्टॉप लॉस को करंटली हम रिवाइज करेंगे, यहाँ पे 536 का स्टॉप लॉस हम रखेंगे। ठीक है, 536 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ गुजरात गैस में भी सेल की रिकमेंडेशन है ध्वनि की तरफ से। तो सेल कॉल ज़्यादा हो गई, सेल कॉल की संख्या हो गई 4, बाई कॉल की संख्या हो गई 2। आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत तेज़ पिटाई हो रही है। आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, जो भी आप एफएमसीजी के नाम उठा के देखेंगे वहाँ पर गिरावट आपको आज दिखेगी। और एफएमसीजी का इंडेक्स जो है 2% करीब नीचे है। लेकिन एफएमसीजी शेयरों में ये गिरावट हो क्यों रही है, आखिर क्या चिंताएं हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं, जो कि इस स्पेस को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। विनी, शार्प करेक्शन हम देख रहे हैं तमाम शेयरों में एफएमसीजी इंडेक्स के। आप जरा बताइए अपने इंटेलिजेंस लगा के कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद एफएमसीजी इंडेक्स में ये इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट है। रीजंस क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, तो आज जो देख रहे हैं, जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में ओवरऑल प्रेशर दिख रहा है, सब एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रेशर दिख रहा है। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स देखे तो अराउंड लगभग 2% की गिरावट वहाँ पे दिख रही है। और इंट्राडे देखे तो हमने एक्चुअली बिगेस्ट फॉल देखा था। इंट्राडे का जो फॉल देख रहे हैं तो ये लोएस्ट लेवल्स है, बिगेस्ट इंट्राडे फॉल सिंस फेब 8। तो काफ़ी फॉल दिख चुका है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। एचयूएल आज 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। कोलगेट टॉप एफएनओ लूजर बन चुका है। नेस्ले, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स, ये सब भी शार्प फॉल देख रहे हैं ना। मैंने देखे तो क्या हो रहा है कि एफएमसीजी के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। जो उम्मीद पे चल रही थी कि रूरल में रिकवर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल की जो रिकवरी है अभी भी सबड्यूड है। Q4 में भी रूरल की रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इतनी रिकवरी नहीं दिख रही है। तो यस, ग्रोथ में थोड़ी कंसर्न आ सकती है। और भूलिए मत कि एफएमसीजी कंपनीज के लिए अराउंड 35 to 50% डिफरेंट एफएमसीजी कंपनीज की रेंज हो रही है रूरल की इनकम से। ये 35 to 50% की रेंज में होता है कि उनकी रूरल इनकम रूरल रेवेन्यू से आती है, ये इनकम उनकी, और ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रेकअप है। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट भी राइज कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी इंक्रीज दिख रही है, और उसकी वजह से देखें तो पाम ऑयल प्राइसेस वहाँ पे भी काफ़ी इंक्रीज दिख रही है। मलेशियन पाम ऑयल प्राइसेस में लास्ट 1 वीक में, लास्ट महीने में भी काफ़ी इंक्रीज दिख चुकी है। और पाम ऑयल प्राइसेस देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूट्स आते हैं पाम ऑयल प्राइसेस, जैसे GCPL के लिए, एचयूएल के लिए, नेस्ले, ब्रिटानिया। यहाँ पे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज पाम ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली अभी भी आगे जाते हुए भी इंक्रीज हो गया तो ये मे भी थोड़ा मार्जिन्स पे हिट कर सकता है। अभी तो सिर्फ हम 1 वीक 1 मंथ की बात करें, पर अगर ये कंटिन्यू रहा तो मे बी वो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन का जो कंसर्न की पहले भी बात कर रहे थे वो वापस आ सकता है। उसके अलावा ओवरऑल जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं कि डिफ्लेशन जो रॉ मटेरियल प्राइस में होगी, तो ये बात अभी कर रहे हैं कि एनालिस्ट और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी ये सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में दिख पाएगा। तो मे बी ये नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ी प्रेशर रॉ मटेरियल फ्रंट पे भी दिख सकती है। चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी मास प्रोडक्ट्स अभी भी सबड्यूड है, वहाँ पे ग्रोथ और रिकवरी नहीं आई है। तो के शेप्ड रिकवरी की जो बात कर रहे हैं वो ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। यस, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और वो सब प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, पर मास प्रोडक्ट्स में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। और चैनल चेक्स ने ये भी सजेस्ट किया कि ओवरऑल कंजम्पशन जो ट्रेंड है Q4 में, डिस्पाइट होली, दिवाली जो फेस्टिवल सीजन है, वो पिकअप नहीं हुआ इतने अच्छे से जैसे नॉर्मली होता है। और ओवरऑल अगर Q4 की वीक प्रिंट आ गई तो मे बी अर्निंग्स डाउनग्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आगे जाते हुए थोड़े ट्रिगर्स है, हेडविंड्स है कंपनीज के लिए और एफएमसीजी और कंजम्पशन पैक के लिए। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि एफएमसीजी में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और आज भी काफ़ी वीकनेस दिख रही है।
ठीक है, शुक्रिया विनीत। तो वही चिंता जो एफएमसीजी शेयरों को इस सेगमेंट को बार बार सताता वो ये है कि रूरल डिमांड अभी भी मजबूत निकल के नहीं आ पा रही है और हाल फिलहाल जो रॉ मटेरियल जो की रॉ मटेरियल हैं, एक तो कच्चा तेल, लॉजिस्टिक्स वगैरह प्रभावित हो जाती है उससे, और कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल तौर पर भी क्रूड के कुछ डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं एफएमसीजी में, अब वो महंगे हो रहे हैं। क्रूड के भाव हमने ऊपर होते हुए देखा है। पाम ऑयल जो कि बहुत ही बड़ा की रॉ मटेरियल है, तमाम एफएमसीजी चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट वाले हों चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ें हों, वहाँ पर पाम ऑयल की मौजूदगी होती है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाव में अपटिक है और ये दोनों चीज़ें परेशान कर रही हैं। एक बार गौरांग सर को जोड़ लेते हैं और उनसे ये प्रतिक्रिया लेते हैं एफएमसीजी शेयरों पर। गौरांग जी नमस्कार। आपकी सर बताइए टिप्पणी क्या है, क्योंकि आज इतनी बड़ी गिरावट इतनी तेजी से अक्रॉस द बास्केट हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा और परेशान करेगी या फिर मोमेंटरी है, दूर हो जाएगी ये? आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अमूमन जितने भी नाम अभी आपने या फिर आपके संवाददाता ने लिए हैं, HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी हमारी खरीदारी की सूची में है बुनियादी तर्क के आधार पर। तीसरी तिमाही के नतीजे हमने देखे अभिषेक, हमें ये याद रखना चाहिए कि वो बारिश के मौसम के बाद के थे और बारिश का मौसम पिछले साल बहुत ही उठापटक वाला था। कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर जो अनुमान था उसके मुताबिक, और कई राज्यों में अनुमान से काफी कम। अब स्वाभाविक है जब बारिश, वर्षा ऋतु, मेघराज का आशीर्वाद एक साल में बारिश के समय में अगर हमारे देश के ऊपर, हमारे ऊपर कम रहता है तो इसका असर सीधा सीधा ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों पर पड़ता है और कृषि उद्योग पर पड़ता है, और उसके कारण जो मांग और खपत होती है वॉल्यूम्स को लेकर के वो कम होती है और ज्यादातर एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स पे होती है। उसके कारण ऐसा दिखा। और अब ये कच्चे तेल में उबाल और पाम ऑयल भी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के सर्वोच्च स्तर पर, तो ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है छोटी अवधि में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबी अवधि में ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज जो कि निर्भर है पाम ऑयल के ऊपर, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर देते हैं। तो ये अगर हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 महीना, 1 महीने का अगर उछाल आता है तो इतना बड़ा असर मुनाफे के मार्जिन्स पर नहीं पड़ता है। हाँ, निरंतर अगर ये 2-3 महीने पाम ऑयल के दाम ऊपर रहे तब जाकर के असर पड़ता है। और मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी सुनना मेरे ख्याल से जरूरी होगा। तो हमें तो लग रहा है कि इस कमजोर भरे माहौल में अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो चुनिंदा शेयर जो सूची आपके सामने रखी है वहां पर धीरे धीरे करके खरीदारी करें। और एक चीज हमें वो भी याद रखनी चाहिए अभिषेक, कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और आने वाले सालों में भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड आपको बताते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन अंशुल जैन। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अभिषेक जी, मैं ऑप्शंस में बाई दूंगा बजाज ऑटो। आज पूरे मार्केट के प्रेशर को झेल के ये स्टॉक ऊपर चल रहा है और एट द मनी, हल्का स्लाइट आउट द मनी स्ट्राइक बाई दूंगा 8650 का कॉल बाई करना है। 122 रुपए में 92 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 182 रुपए का टारगेट रहेगा। 125 की लॉट साइज है, 3750 की रिस्क है, सामने 7500 का प्रॉफिट पोटेंशियल है, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। जी अभिषेक जी। ठीक है अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका। बजाज ऑटो आज हम देखते हैं कि निफ्टी का दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर ही आपको 8650 ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल है ये। 122 रुपये पर आपको मिलेगी। लक्ष्य 182 रुपये, स्टॉप लॉस 92 रुपये का। तो ये प्लेन वनीला ऑप्शन स्ट्रेटजी आपके लिए। अधिकतम मुनाफा 7500 रुपये और अधिकतम नुकसान 3750 रुपये का। अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका आज ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जहां आपके लिए कमाई की गुंजाइश हो सकती है और आगे हम BTST, STBT ट्रेड्स भी लेकर आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।
मार्केट रोक तो रहा है 200-200 पॉइंट के आसपास, लेकिन जो फ्यूल चाहिए थोड़ा पुल बैक का, कवरिंग का, वो बिल्कुल भी नहीं है उसके पास। और देखते हैं क्या होता है। हालांकि पुट कॉल रेशो के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही पिटा हुआ है और इसके पास अभी भी सपोर्ट से ये 300 पॉइंट ऊपर है। इनफैक्ट 350 350 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि इसका मेजर सपोर्ट 40,000 का लेवल का है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ फिर भी आप थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें और कम से कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें, बस यही मेरा कहना है। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ है एक बार पता कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको अंशुल बता के गए थे बजाज ऑटो के बारे में, एक ऑप्शन का ट्रेड। इसी तरह से एक बजाज ग्रुप की और कंपनी भी है बजाज फाइनेंस, क्या इसमें कोई ट्रेड लिया जा सकता है? रुचित एक बार ज़रा देखेंगे, अगर ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो ऑप्शंस में भी कन्वर्ट कर दो। बजाज फाइनेंस शॉर्ट कवरिंग है इसमें, ये शॉर्ट कवरिंग मूव है और 6,680 से 6,700 का रेजिस्टेंस है डीपीजी। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो इसको पुल बैक मूव तरीके से, इसके लिए मैं अगर ट्रेड करना है तो कैश सेगमेंट में ही ट्रेड करने की सलाह दूंगा फ्यूचर्स में, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 2% ऊपर है और जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो थोड़े से दूर रहेंगे। सो करंट लेवल्स पे बाय करना है तो कर सकते हैं 6500 के स्टॉप लॉस से थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, और ये स्टॉक अगर 6690 6700 के लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर आप 6800 तक के टारगेट्स फिर ये स्टॉक में रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है, इसके लिए ऑप्शंस को अवॉइड करें। अगर रिस्क लेना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में आई थिंक कैश सेगमेंट में लिया जा सकता है। ठीक है। ध्वनि एक कैश का स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइंस, एक बार ज़रा देखेंगे 6% ऊपर है शेयर, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है। आज एकदम से अच्छा मूव दिया और पूरा दिन भर में अच्छा बना रहा। इसको आज फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट से, इधर उधर देख नहीं रहा है। हाँ, कैश का स्टॉक है यही भला। एक बार ज़रा आप चेक करके बताएंगे क्या करना चाहिए। 492 पे चल रहा है अभी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक डेफिनेटली एक हमें स्पॉट ब्रेकआउट दिया है, जहां पे 434 का लेवल क्रॉस करने के बाद उसकी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल बना रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट जो है वो आज काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आप एंटर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसके जो टारगेट्स रहेंगे वो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट पहला जो बनता है, तो स्विंग हाई यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे 520। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद फर्दर एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ मेंटेन करना है, तो स्टॉक अगर 485 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रिवर्स इंट्राडे चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। बट जब तक 485 का लेवल बरकरार है, यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ का बना रहेगा। ठीक है। टिमकेन नाम की एक कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप की ही है, टिमकेन इंडिया, एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाएंगे। टिमकेन इंडिया, ये शेयर 2800 रुपये का हो चुका है। इसने जो बेस बनाया, फिर मैं बोलूँगा पैनिक लो बनाया, वो 2500 का बनाया। जबकि इस 3-4 दिनों में जब बाज़ार टूट रहा था, ये शेयर अपना चल रहा था और इसने 3-4 बढ़िया कैंडल्स बना के अपने फॉल को अरेस्ट कर रखा है। आप इसका एक काम करेंगे, इसका 15 दिन का और 1 महीने का चार्ट भी दिखाइए, आपको तब पता लगेगा कि ये शेयर किस तरह से टूटा। और मार्च के सेकेंड हाफ में, यानी कि 15 मार्च के बाद से धीरे धीरे शेयर अपने आप को ठीक कर रहा है। राजेश सर, कितना दम है इसमें ठीक करके वापस आ जाएगा ऊपर 3000 के लेवल्स पे ये? तो डिम्पी जी देखिए, ये जो करेक्शन देखने को मिला था उसमें स्टॉक ने एक अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि था इसका करीब 3000 के आसपास, उसका ब्रेकडाउन किया है। हालांकि स्टॉक ने एक लोअर साइड से वापस से रिकवरी का ट्रेड बनाया है, अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। हमें लगता है यहाँ पे अब 2700 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये 2700 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो इसके नेक्स्ट जो अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं इस पुल बैक के, वो बनना चाहिए करीब 2970 से लेके 3000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। और 3000 के आसपास वैसे भी इसका अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो वहाँ पे एक सप्लाई वापस बनते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 2750 का, और अपसाइड में 2970 और 3000 की तरफ ये स्टॉक का पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, वहाँ एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। जो आपने बताना था सारा बता दिया, इसमें मेरे को कुछ और वैल्यूएशन नहीं करना। एक शेयर है शायद गौरांग सर इसको ट्रैक करते ही होंगे पक्का। गौरांग सर, एक शेयर आपकी लिस्ट में है क्या, कवरेज लिस्ट में? रेनबो चिल्ड्रंस के नाम से हॉस्पिटल की पूरी चेन है, मुंबई के आसपास काफ़ी हॉस्पिटल हैं उनके, रेनबो हॉस्पिटल्स के नाम से होगा। एक बार ज़रा दिखाइए स्क्रीन पर।
और ये शेयर 1100 प्लस का है, बहुत बढ़िया चल रहा है और पिछले 3-4 दिन से अच्छा चला है। हालांकि इस पे डेट है करीब 600 करोड़ रुपए का कंपनी पे, लेकिन फिर भी इसकी बैलेंस शीट्स वगैरह काफ़ी ठीक है। 2 मेजर बिजनेसेस पे है ये। बच्चों का सबसे बड़ी चेन रखता है बच्चों के हॉस्पिटल के तौर पर, और इसमें गायनों का भी काफ़ी काम है। सर आप इसको ट्रैक करते हैं, रेनबो चाइल्ड को, चिल्ड्रंस को एक्चुअली? का रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड 2022 अप्रैल के आसपास इसका आईपीओ आया था। फ्लोर प्राइस इसका था करीबन 540-545 के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है। उस समय पर आईपीओ में हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए, और जिस प्रकार से स्पेशलिटी सुविधाएं हैं उपलब्ध कराती है खास करके बच्चों के लिए, और इनकी विस्तार योजनाएं भी काफी है डिम्पी, तो उस समय पर खरीदारी की राय हमने लंबी अवधि के दी थी। वहां से तो अब 2 गुना हो चुका है ये स्टॉक, लेकिन फिर भी जो भी टिप्पणियां कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने करी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काफी सकारात्मक सा नजरिया नजर आता है। बने रहे ना, कुल मिला के मैं आपकी बात से ये मतलब निकाल सकता हूँ ना कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे रेनबो वाले। डिम्पी जी, बुनियादी तर्क के आधार पर स्टॉप लॉस नाम की चीज नहीं होती है, तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया होता। ठीक है, तो ये गौरांग सर से मैंने जानबूझ के इसलिए भी पूछा ताकि आपका थोड़ा हौसला बुलंद हो पाए। और देखिए इस तरह का जब रिटर्न मिलता है ना तो कश्मकश ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं फिर भी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने डीलिंग रूम से निकला हुआ हूँ। आदमी को लॉस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कम कन्फ्यूजन होती है, उसके साथ उसकी उम्मीद और भावनाएं जुड़ी होती है। लेकिन प्रॉफिट जब हो जाता है और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट हो जाए तब उम्मीद और भावनाएं हट जाती हैं, तब उसका प्योर रिस्क बढ़ जाता है, तब वो ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आता है। अगर नहीं हो तो एक बार आप ज़रा डीलिंग रूम में जाइए, जिनके पास अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हैं, एक बार उनसे ज़रा बात कीजिए। अगर सुलझे होंगे तो अलग बात है, अगर सुलझे हुए नहीं है, जैकपॉट टाइप लग गया प्रॉफिट, तो फिर आप उनसे पूछिएगा उनके कन्फ्यूजन का लेवल्स क्या होता है। क्या 3 बज चुकी है और हमारे साथ मेरे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं क्योंकि वो मार्केट से 3 बजे तक के मार्केट के एक्शंस को एक बार फटाफट से आपको बता देंगे। गौरव बताइए आप। जी हाँ, तो सबसे पहले आज बात करते हैं इंडस टावर्स की, क्योंकि हमारे सोर्सेज की तरफ से एक खबर आई है काफ़ी बड़ी इंडस टावर्स में, जहाँ पे वोडाफोन पीएलसी जो कि पेरेंट कंपनी है वोडाफोन की, वो कहीं पे स्टेक सेल कर सकते हैं इंडस टावर्स में। और ये जो स्टेक सेल होगा वो ब्लॉक डील के वाया हो सकता है, और ये जो होगा वो कहीं पे मोबिल वेस्ट नाम की कंपनी के थ्रू हो सकता है। तो मोबिल वेस्ट अगर फ़िलहाल के लिए अगर होल्डिंग्स देखें तो मोबिल वेस्ट का होल्डिंग 3.2% का स्टेक है, और उसके बाद वोडाफोन पीएलसी का जो स्टेक रहेगा वो लगभग 17.85% का रह सकता है इंडस टावर्स में। और इसी के दम पे अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो 4% से डाउन था स्टॉक आज के ट्रेड में। अगली बात करते हैं जेबीएम ऑटोज़ की, जहाँ पे जेबीएम ऑटोज़ को एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 1390 इलेक्ट्रिक बसेस को ऑपरेट करने का ऑर्डर मिला है अगले 12 से 18 महीने के लिए, और इस ऑर्डर का वैल्यू रहेगा 7,500 करोड़ रुपीज़। और इसी न्यूज़ के ऊपर अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो स्टॉक ने एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है आज के दिन में। अगली बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस की, जो कि इसी स्टॉक से रिलेटेड है, क्योंकि जिंदल स्टेनलेस को अभी ऑर्डर मिला है जेबीएम ऑटोज से, जहां पे फैब्रिकेशन का वर्क जो रहेगा 500 इलेक्ट्रिक बसेस का, वो जिंदल स्टेनलेस करने वाला है जेबीएम ऑटोज के लिए। और इसी के लिए अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो आज तो जैसे कि हमने देखा कि मार्केट में कहीं पे बेरिश व्यू तो देखने को मिल रहा है, बट इस स्टॉक ने कहीं पे डेज लो टच करने के बाद कहीं पे रिकवरी दिखाई है इस न्यूज़ के बाद में बात करते हैं आरईसी लिमिटेड की, क्योंकि अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी हमें कहीं पे रिकवरी देखने को मिली थी आज के दिन में, क्योंकि अभी स्टॉक ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड रहेगा कंपनी की तरफ से इस साल में, और इसकी प्राइस जो है इंटरिम डिविडेंड जो है वो 4.5 रुपीज़ का रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा, जिस दिन इंटरिम डिविडेंड रहेगा, वो 17 अप्रैल से पहले ये पे होने वाला है। और इसी के दम पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने कहीं पे रिकवरी दिखाई है आज के दिन में। और आखिर में बात करते हैं टाटा स्टील की, क्योंकि इस स्टॉक ने इस कंपनी ने अभी इशू किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, जिसका वैल्यू रहेगा 2,700 करोड़ रुपीज़ का। डेट ऑफ अलॉटमेंट जो है एनसीडीज़ का वो है 27 मार्च का, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इन्होंने अलॉटमेंट देने वाले हैं। और इसी के चलते हुए स्टॉक में फ़िलहाल के लिए तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, बट ये स्टॉक ज़रूर हमारे लिस्ट पर रहेगा ये देखने के लिए कि इन्वेस्टर्स को कैसे ये रिटर्न्स प्रोवाइड करता है आगे जाके।
शुक्रिया गौरव और इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम आपने स्टॉक्स हाईलाइट किए, लेकिन दो तीन शेयर ऐसे हैं जिसको हम जरा दिखाना चाहेंगे। एक तो जेवीएम ऑटो, बसों के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है, ई बसेस के लिए, उसी की कंपनी भी है ये। हालांकि 6-7% ये शेयर ऊपर था, लेकिन अब जो तेज़ी रह गई है सिर्फ 1% के आसपास की रह गई है। आप देखिए आज का हाई है 2065 रुपये का और अब 1900 रुपये के नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है ऊपरी स्तरों से तेज़ी गंवाकर। इंटरग्लोब एविएशन, जिस पर कि कोटक की एक रिपोर्ट भी थी, 4200 रुपये के लक्ष्य भी थे। शुरुआत में हमने इंटरग्लोब एविएशन में भी तेजी देखी थी, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन भी अपनी तेजी को गंवाकर कहीं न कहीं एक क्रूड वाला जरूर फैक्टर होगा इंटरग्लोब के लिए। अब ये शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। आज का हाई है 3342 का, 3236 पर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब 100 रुपये नीचे आकर कारोबार कर रहा है। तीसरा शेयर जो है इस पर भी खबर थी और हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि वोडाफोन पीएलसी इंडस टावर्स में ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है और जो हिस्सेदारी है वो मोबिल वेस्ट के जरिए है इंडस टावर में वोडाफोन पीएलसी की। 3.2% स्टेक है मोबिल वेस्ट की और करीब करीब 8.5 करोड़ शेयर है। 210 से 220 रुपए के बीच में ये डील हो सकती है। उसका सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं। 5% नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है इंडस टावर का। गौरांग सर, एक बार इंडस टावर पर व्यू दीजिए सर। 236 रुपए पर फिलहाल है, 5% के आसपास से गिरावट है। करना क्या चाहिए इसमें? अभिषेक, इस पर भी काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, लेकिन दिक्कत ये बात है कि नतीजों पे कम और खबरों पर ज्यादा चलता है ये। आज क्योंकि ज्यादातर ब्रॉडर मार्केट्स में हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं, इस स्टॉक पे भी थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है और ये जो खबर आई है उसके चलते भी थोड़ी बहुत ऊपर की जो स्तर थे वहां से नीचे लुढ़कता हुआ दिखा है। तो लंबी अवधि का नजरिया है आपका इंडस टावर में, तो फिर आप बने रह सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा अभिषेक, जो मैंने पिछले हफ्ते भी करी थी, कल भी सोमवार प्रातःकाल हम ओपनिंग शो में जुड़े थे आपसे, बाजार में उठापटक बहुत हावी हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, इंडस टावर को लेकर ये व्यू। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ तो गए हैं, थोड़ी देर शरद को हम वेट कराएंगे। एक व्यू राजेश जी आप ओएमसीज पर दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल 4% नीचे, एचपीसीएल, आईओसी, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं इनके चार्ट्स? क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर ये बाय ऑन डिप्स वाले शेयर हैं? ये आपका असेसमेंट क्या कहता है राजेश जी? देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में 3rd-4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक करेक्शन का दौर देखने को मिला है। अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में अभी भी बुलिशनेस है, बट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये वीकनेस का जो दौर देखने को मिला है, इसमें अब स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी डाउन साइड में तोड़ा है। तो हमें लगता है कि ये जब तक ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते रहेंगे तो सप्लाई तो यहाँ पे और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बीपीसीएल, एचपीसीएल दोनों पे ही हमें लगता है कि वीकनेस बढ़ेगी। बीपीसीएल का जो एचपीसीएल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है हायर साइड पे, वो है करीब 470 के आसपास। जब तक वो लेवल को वापस से रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है, यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। डाउन साइड में हमें लगता है जो नेक्स्ट टारगेट लोअर साइड पे बन सकता है वो 415-410 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं बीपीसीएल की बात करें तो जब तक अब स्टॉक 585 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे भी सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और डाउन साइड में बीपीसीएल का जो लोअर साइड पे लक्ष्य बन सकता है वो करीब 530-520 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। बीपीसीएल 530-520 की तरफ भी जा सकता है। अभी तो 560 के आसपास है, यानी कि यहाँ से अभी भी 40 रुपए की गिरावट की गुंजाइश है बीपीसीएल के शेयर में। राजेश जी को ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, एक डीलिंग रूम का चेक ले लेते हैं, क्योंकि बाजार के लेवल्स में पिछले आधे पौने घंटे में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। करीब 240 अंक नीचे है निफ्टी। 21,800 को बिल्कुल बचाने की जद्दोजहद करता हुआ निफ्टी बैंक में 190 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन शरद जुड़ गए हैं डीलिंग रूम का चेक लेकर, हाल लेकर, और कुछ शेयरों के बारे में शरद बताएंगे कि किसको लेकर खबरें गर्म हैं।
जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ पे जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है टीवीएस सप्लाई चेन सर्विसेज। इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है बहुत सारे काउंटर्स में, सुबह में भी देखने मिली और थोड़ी सस्टेन बाइंग जो है आखिरी 1 घंटे में भी आई है। इम्पॉर्टेंटली वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 3 गुना 20 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम्स आया है। और इंटरेस्टिंग बात बताओ कि जो आईपीओ प्राइस था वो 197 रुपीज़ पर शेयर था, तो करंट मार्केट प्राइस जो अभी है तो ऑलमोस्ट 20% वहाँ से भी करेक्शन देखने मिला है। एनालिस्ट का मानना है कि जो एम्प्लॉयज़ की जो लॉक इन पीरियड होती है आईपीओ के बाद वो ख़त्म हो गई है, तो उसका सेलिंग प्रेशर भी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इंटरेस्टिंगली कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड का इस कंपनी में लगभग 1.35% स्टेक का होल्डिंग है और हमने चैनल चेक्स भी पता किया कि ओवरऑल जो है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स थीम पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी प्रेशर Q4 में भी देखने मिल सकती है क्योंकि रेड सी का इम्पैक्ट आया था। हमने ऑलरेडी देखा है पिछले 2 से लेकर 3 क्वार्टर में जो है अर्निंग्स का भी प्रेशर कंपनी में देखने मिला और वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि रिसेंटली कंपनी ने जो है अनाउंस किया है कि लगभग 250 करोड़ वो इन्फ्यूज़ करेंगे 3 कंपनीज़ में जब उनके अब्रॉड के एक्सपेंशंस होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ी वैल्यू बाइंग देखने मिल रही है एचएनआई सेगमेंट का, ये डीलर्स का मानना है। ठीक है, शुक्रिया शरद पूरी जानकारी देने के लिए। खबर आपको शरद ने बता दी है, मेरे को सिर्फ चार्ट चेक करवाना है और कुछ नहीं करना। एक बार रुचित आप इसको चेक करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन को। क्या एक दिन का अपमूव है, लेकिन लिस्टिंग के बाद में ये स्टॉक में जो ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में रहा है वो काफी नेगेटिव रहा है। तो आई थिंक फॉलो अप मूव्स देखना काफी जरूरी है। हम देख रहे हैं कि एक तो मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी या करेक्टिव फेज में है, और ऐसे करेक्टिव फेजेस में एक दिन के अपमूव से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, आई थिंक ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल तो मैं नहीं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा, लेकिन ये फॉलो अप मूव अगर स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टॉक आगे चल के हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत अगर यही से करता है, तो उसके बाद स्टॉक में री एंट्री के लिए देखा जा सकता है। तो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, बट बाइंग के असर तो फिलहाल नहीं लग रहे। ठीक है, बाइंग के सार है भी नहीं और ये पहली बार का कैंडल बन रहा है जो आज आपको 4.5% मूव दिख रहा है। इसके अलावा बैक टू बैक शेयर टूटा है और मैं बोलूँगा ये लिस्ट हुआ था 23 अगस्त 2023 को और उसके बाद इसका हाई बना हुआ है 250 के आसपास, 257 का, और आज ये शेयर चल रहा है 157 का। तो 100 पॉइंट खाली हुए हैं इसमें से, यानी कि ऑलमोस्ट 42% का ऊपरी स्तरों से ये शेयर टूटा हुआ है। ठीक है, सिलेक्टिव रहिए, बढ़िया रहिए। और इस बीच मार्केट के अंदर 250 पॉइंट की गिरावट है और 21,800 के बिल्कुल मुआयने पर आके रुक गया है निफ्टी। देखते हैं क्या होता है, आज क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, 21,800 तो कम से कम बचे। चलो ठीक है, आपके पास 50 दिन की एवरेज नहीं बचती तो आगे बढ़ें। कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करवा लें मार्केट के अंदर। अच्छा, एक शेयर अभी भी मेरे को मिला है, उसका नाम है रेडिको खैतान। राजेश सर इसको ज़रा चेक करेंगे। राजेश सर, रेडिको खैतान थोड़ा डिलीवरी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? डिलीवरी लेके रखेंगे सर इसको 1 महीना कम से कम। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है और अगर इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 2-3 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक का। जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ पे अगर गिरावट भी आती है तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड इंटेक्ट है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो डाउन साइड पे जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया है वो है करीब 1550 1560 के आसपास। तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड जैसे ही स्टॉक में ये 1700 के लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसका वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और ये वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करते हुए दिखेगा। एंड देन हो सकता है कि आगे आने वाले फिर समय में हम इसमें 1850 1900 तक के अपसाइड भी देखें आगे पोजिशनली। तो डिप्स में बाय करना है, 1560 का स्टॉप लॉस होगा। 1700 के ब्रेकआउट के बाद आप इसमें एग्रेसिवली और भी ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड की पोजीशन। हमें लगता है फिर वहां से 1850 1900 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकते हैं। एक शेयर जो पिछले महीने काफ़ी चर्चाओं में रहा था, उस शेयर का नाम था गेल। 200 की आते आते रुक गया, बस कहते हैं ना कि हाथ लगाना बाकी था 200 को। 194 197 तक भी गया, लेकिन उसके बाद शेयर थोड़ा सा रुक गया और अभी वापस से 172 आ गया। दिखाइए आप इसका 1 महीने का चार्ट, तो 1 महीने वाला चार्ट दिखाइए तो ज़रा क्लियर हो जाएगा आपको। जब ऐसी बातें बोले जाए ना प्रोड्यूसर साहब, खुद से अपना महीने वगैरह का चार्ट आप दिखा दिया करो, एंकर की ज़्यादा वेट मत करो। ठीक, रुचित वापस से अटैम्प्ट लेगा ये 194 193 की रेंज में जाने के लिए?
ब्रॉडली देखेंगे तो मार्केट के साथ साथ करेक्ट हुआ है, बट करेक्शन में कोई इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है स्टॉक में। सो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये स्टॉक में 160 से 165 के बीच में, अराउंड 165 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे 2 दिन पहले लो भी उसके आसपास ही बना है। तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन अगर ये स्टॉक 165 के आसपास मिलता है फिर से थोड़े से टिप में, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेंगे स्टॉक में कॉन्ट्रा बाइस के लिए। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, 165 100 रेंज आते हैं तो वहां पे खरीदारी करें, और वहां से अगर अप ट्रेंड रिजम्पशन होता है तो पॉसिबिलिटीज आप थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म में एक वापस से नए हाई स्टॉक में बनते हुए देख सकते हैं। तो क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है सेलिंग में, तो ये जस्ट एक करेक्शन है ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ, बट ऐसे कोई बड़ी गिरावट आई थिंक ये स्टॉक में नहीं आनी चाहिए। एक और बड़ी गिरावट नहीं आ सकती है, खैर ये आप बता रहे हैं, और दूसरा बता रहे हैं कि वॉल्यूम वगैरह के कम से गिर रहा है ये। ठीक है, नोटिस रखेंगे सर हम अपने शेयर, जब भी ये कुछ बेस बनाएगा वापस इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। और बाज़ार के साथ ही नीचे आया है, हो सकता है बाज़ार के साथ ही वापस ऊपर भी चला जाए। एक शेयर में और पता करना है, शायद गुरांग सर इसको ज़रूर ट्रैक करते होंगे सर। मैग्मा फिनकॉर्प से बदल के कंपनी बनी थी पूनावाला फिनकॉर्प, सर आपको याद होगा गुरांग सर, ज़रा आप इसको ट्रैक करते हैं क्या? अगर ट्रैक करते हैं तो एक कमेंट आपका चाहिए। मैं थोड़ा ढूंढ के शेयर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर भी मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी दिख रहा है ना, वॉल्यूम, प्राइस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वो सब मैं आपसे पता कर लेता हूँ। दिव्य, बिल्कुल याद है ये कंपनी का नाम क्या हुआ करता था और फिर क्या हुआ था और किस तरीके से बदलाव हुआ और नाम में भी बदलाव हुआ। लेकिन तकलीफ ये है डिम्पी भाई के फिर पूनावाला फिनकॉर्प पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हाल ही में विभाजन की गई कंपनी जो हमारी खरीदारी की सूची में है वो है जियो फाइनेंशियल्स, और मेरे ख्याल से पिछले महीने भर में काफी ऊपरी तरफ के दायरे तय किए हैं। तो अगर आपने निवेश नहीं किया और निवेश किया का मन बना रहे हैं वित्तीय क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो जियो फाइनेंशियल हमें काफी पसंद आता है। तो गुरांग सर ने आपको पूनावाला फिनकॉर्प दिखा दिया। गुरांग सर आप सिट टाइट, कुर्सी को थोड़ा टाइट रख के बैठिएगा आराम से। मैं ना कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे को याद है आज से करीब 12 या नहीं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा 14-15 साल पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था, आप थे उसमें, आपने कविता सुनाई थी होली पर। मैं उस चैनल का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन पहले उस चैनल में आप आए थे एक बार, तो मैंने आपको इनवाइट ही किया, मैंने इनवाइट किया था, साथ में आपके 2 सहयोगी और भी हुआ करते थे। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बाज़ार की रंगत से थोड़ी अलग वाली रंगत है। इसमें बहुत सारे कलर है, इसमें सिर्फ ग्रीन और रेड नहीं है। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बरसाने की लठमार होली है। असल में होली बहुत ही धूमधाम से और कई दिन पहले से ही इस ब्रज क्षेत्र में मनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये सारी की सारी वो जगह हैं जहाँ पे होली पारंपरिक तौर पे मनाई जाती है। इसकी तस्वीरें देख लेंगे तो आपको गजब का अनुभव होगा, और इसमें आध्यात्मिक अनुभव भी ज़्यादा छुपा हुआ है, उसके बारे में शब्द नहीं होते बोलने के लिए, लेकिन आप सिर्फ ये रंगों से ही समझ लीजिए। गुरांग सर अभी आप बार बार रिकमेंडेशन देते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए अब आपसे, अब आप फ्री हो, 3:30 बजे तक कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन एक शेयर चाहिए आपसे। शेयर मतलब शेयर वाला, शेर व शायरी वाला, ये दूसरे वाला शेयर नहीं। हम तस्वीरों को वाइड कर देते हैं, हम सब पीछे छुप जाते हैं, आप शेयर सुनाएंगे, सामने तस्वीरें चलेंगी। थोड़ा सा म्यूजिक अगर बैकग्राउंड वाला भी दिखा सकते हैं, सुनवा सकते हैं, तो प्रोड्यूसर साहब, पीसीआर, इरशाद सर, बोल दिया हमने। गुरांग सर शुरू कर रहे हैं, विंडो में फुल स्क्रीन पे दिखाइए तस्वीरें, हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए। गुरांग सर। डिप्टी जी, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी, लगता है आपने बादाम बहुत बखूबी खाए हैं। और मुझे भी वो दिन याद है जब, और अक्सर होली के समय पर ऐसे होता है, और ब्रिज वृंदावन की होली, लठमार होली, मेरे ख्याल से वो दृश्य अपने आप देखने में ही दिल को बहुत आनंद आता है। तो शेयर मार्केट का शेयर नहीं, आपने इरशाद कहा है तो मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, अर्ज किया है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।
शानदार, वाह वाह। अब मैं सर धीरे धीरे करके वाह वाह आपके पास आएंगे। आप ऐसे समझिएगा ये 2G और 3G वाले वाह वाह हैं जो 5G होके आपके पास आ रहे हैं। बहुत ही शानदार, बेहतरीन। गुरांग सर ने जैसे कहा ना कि मुलायजा फरमाइए, तो मुझे आपको याद है कि वो एक बब्बर शेर आता है एफएम स्टेशन, किसी एफएम स्टेशन पे, मुझे उसी की याद आ गई। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार शेर था सर आपका, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा, हमारे इंदौर वाले भाई साहब भी बैठे हैं, एक्सेस सिक्योरिटी का पीछे आप देख रहे होंगे बैनर है, राजेश जी। राजेश जी आप भी तो कुछ बताइए, अब क्या शेयर पूछेंगे आपसे। देखो ना मार्केट कहाँ चल रहा है, ये छोड़ो इस चीज़ को, दुख दर्द को, जरा बताइए, होली के रंग में रंग जाइए। बताइए सर, आप भी कुछ सुनाइए, सुनाइए आज तो, बताइए क्या सुनाइए अगर कुछ है तो। नहीं डिम्पी जी, और कभी सुनाएंगे, अभी तो तैयारी नहीं है कुछ। तो बिल्कुल होली के नजदीक पहुंचेंगे और हम आपके साथ जब अच्छा, जुड़ेंगे मैं तो आपकी वापस। गुरांग सर, आप एक बार आप विंडो में रखो गुरांग सर को, एक सर आप विंडो में रखो गुरांग सर और राजेश सर को। राजेश सर अगर आप ऐसा बोलोगे ना मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं आपके वो सारे विजुअल्स दिखाने की अभी भी कैपेसिटी रखता हूँ जिसमें आप माइक पकड़ के आराम से गाते हो घर में, और मेरे को अच्छे से पता है, और आप अच्छे से म्यूजिक जानते हो, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए 2 लाइनें सुना दो, आज छोटे पेनल्टी से निकल जाओगे, नहीं तो फिर बाद में पूरा गाना होगा। नहीं नहीं डिम्पी जी, सुनाएंगे बिल्कुल आपको अच्छे से। अगले वीक हम जब जुड़ेंगे तो आपको अच्छा गाना सुनाएंगे और होली से जुड़ा हुआ है। तो आज निकलने दीजिए, चलिए अगले ठीक वीक हम सर, फिर मैंने भी। आपकी फिर बुकिंग ले ली है। होली से पहले बिल्कुल। हमारा जो इवेंट होगा, हमारा जो खास कार्यक्रम होगा होली से जुड़े हुए, अभिषेक उस कार्यक्रम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी भी दे देंगे फ़ोन से, तो आप उसके लिए पहले से प्री बुक हो गए हैं। और ये आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग का ज़माना है, बताइए, हम भी ऑन एयर बुकिंग ले रहे हैं आपकी। आप रहेंगे सर होली वाले दिन, गुरांग सर भी हमारे साथ होली वाले दिन के लिए बुक हो गए हैं। गुरांग सर अब आप ना मत बोलना, आप ये कह ही नहीं सकते ना, सबके सामने आप हाँ बोल रहे हो सर। आपका हुक्म सर, आंखों पर डिम्पी। ठीक है सर, समझ गए सर। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मान रखने के लिए। खैर मार्केट पे अब मन तो नहीं कर रहा, ये तस्वीरें दिखा के अभिषेक ने थोड़ा भाव विभोर भी कर दिया, और मैं बोलूँगा थोड़ा दूसरी तरफ हमारा ट्रैक मुड़ गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ वो थोड़ा बैलेंस वगैरह करने की। रुचित, ये HDFC बैंक ना हरे निशान में आया अभी अभी, फिर से जरा ये 500 रुपये ऊपर आया है, कुछ करना है या फिर अभी छोड़ दें? तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है। जब पूरे मार्केट्स में एक अच्छी तेजी हो रही थी, तब नो पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में हमने ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। लेकिन कहीं ना कहीं 1350 1370 की रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट बेस बनाया, और जो डाउन ट्रेंड था वो अब साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अगर पिछले एक महीने में भी देखेंगे तो स्टॉक 1400 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और सामने 1470 1480 के लेवल स्टॉक ने पार नहीं किए। सो बेटर है कि स्टॉक अभी भी काफी नो रेंज में है, तो ये रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करें। ये से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप सोच सकते हैं कि प्राइस वाइज करेक्शन क्योंकि खत्म हो चुका है, तो ये ग्रेजुअल मैनर में स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज नो स्टॉक में देखनी चाहिए अभी, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगा, टाइम वाइज करेक्शन भी हो, तो ये समय आपको यूटिलाइज करना चाहिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो क्योंकि साइडवेज ट्रेंड है, तो बेटर है कि 1480 के ऊपर का ब्रेकआउट आए, उसके बाद ट्रेडर्स के लिए मौका रहेगा स्टॉक में खरीदारी के लिए। ठीक है, HDFC बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन राजेश जी की तरफ से एक अपडेट ये है कि टॉरेंट पावर का उनका जो पहला टारगेट है वो अचीव हो गया है, 1280 रुपये वाला, 1300 रुपये दूसरा टारगेट था। अब हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेज़ी टॉरेंट पावर के शेयर में आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। 8% ऊपर एक महीने में ये शेयर गया है। आज की अगर बात करें तो 5-6% के आसपास की तेज़ी हम शेयर में देख रहे हैं टॉरेंट पावर में। बेहतरीन रफ्तार रही है टॉरेंट पावर की। लेकिन एक शेयर इस पर गुरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेटीएम का जो दी वर्स्ट है, क्या वो ओवर हो गया है? 350 रुपये से शेयर घूमा और लगातार चलते चलते अब ये 400 रुपये के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा है। कल हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने तो बाकायदा इसको रेकमेंड भी किया लॉन्ग टर्म के लिए। पेटीएम पर क्या आपका भी कन्विक्शन है? पेटीएम माइनस पेटीएम पेमेंट्स बैंक, क्या आप चीजें ठीक ठाक दिख रही हैं? है अभिषेक भाई, लेकिन वो बिकवाली की तरफ है। मैं मायूस कर रहा हूं, आपको क्षमा चाहता हूं इसके लिए, लेकिन हमारी कवरेज की राय थी यहाँ पर पिछले साल अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास, जब ये 850 900 के स्तर पर था,
तभी हमने हमारी जो खरीदारी की राय थी उसको बदल करके बिकवाली की राय दी थी, और फिर ये कांड मेरे ख्याल से कुछ 1.5 महीने पहले हमारे सामने आया, जिस तरीके से पाबंद किया गया इस कंपनी को, और फिर विभाजन हुआ पेटीएम बैंक का, यूपीआई का, वगैरह वगैरह। तो हमें तो आज की तारीख में भी हमारी बिकवाली की राय है। हमें नहीं लग रहा है कि इस स्तर पे भी कोई खरीदारी की आपको सोच रखनी चाहिए। ठीक है, बिकवाली की ही सलाह है, खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एलटी फूड्स ब्लॉक डील इसमें ये है करीब करीब 1.5% के आसपास की इक्विटी का, और शेयर हम देख रहे हैं कि करीब करीब 5% ये नीचे है। ये चावल वाली कंपनी है, 162 रुपये का भाव, 5% शेयर नीचे, 1.5% ठीक ठाक इक्विटी होती है, वो एक्सचेंज हुई है और शेयर इस वक्त दिन के निचले स्तर पर है। अभी अभी ये गिरावट आई है एलटी फूड्स में। एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। रुचित, जरा देखिए जरा एलटी फूड्स को, क्या करना चाहिए इसमें? फिलहाल तो टेक्निकल ट्रेंड नेगेटिव है स्टॉक में। लो टॉप लो बॉटम का स्टॉक फॉर्मेशन पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक में हो रहा है, वो अभी भी कंटिन्यूड है। और जो थोड़े लंबे अवधि के स्टॉक चार्ट्स पे देखे तो मेजर सपोर्ट स्टॉक में 145 से 150 की रेंज में आ रहा है। सो मे बी वेट एंड वॉच करें। इनकेस अगर नियर फ्यूचर में 150 145 की रेंज आती है तो वहां पे फिर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेना है तो बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आपको बता दें, बाजार बंद होने में 5 मिनट के आसपास का समय रह गया है। लेकिन कल ईटी नाउ स्वदेश पर एक खास मेहमान हमारे साथ होंगे। टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा गेस्ट एडिटर की भूमिका में कल हमारे साथ होंगे। क्या खास होगा, आइए एक झलक देखते हैं। पावर कंपनियों की बैलेंस शीट इस वक्त कितनी मजबूत है और समर सीजन को लेकर क्या तैयारी है पावर कंपनियों की, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। न्यूज लिस्ट भी हम उनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक शेयर जिस पर आपसे राजेश जी व्यू चाहिए वो है सीमेंस का। सीमेंस हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3.5% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। क्या सीमेंस और थकेगा और गिरेगा इस लेवल से? मार्केट का मूड माहौल ही ऐसा है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी इस प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। और सीमेंस का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है, लेकिन नियर टर्म सेटअप के हिसाब से जरूर यहाँ पे भी एक बिकवाली या जो भी हम कहें प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे भी आते हुए दिख रही है। हालांकि आज के करेक्शन में अभी भी स्टॉक को देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कल के सेशन में इसको वापस से एक बार रिविजिट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 4640 के नीचे अब ट्रेड करता है तो ही यहाँ पे हमें लगता है कि दबाव बढ़ेगा। अदरवाइज नियर टर्म सेटअप के हिसाब से तो ये करेक्शन अगर यहाँ पे कहीं थमता है मार्केट का भी, तो यहाँ पे ये स्टॉक भी एक पुल बैक यहाँ से दिखा सकता है। तो 4640 के नीचे दबाव बढ़ेगा जो कि फिर इसको 4580 4560 की तरफ लेके जा सकता है। बट अगर जब तक 4640 नहीं टूटता है तो यहाँ से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है जो कि वापस स्टॉक को 4700 4720 की तरफ लेके आ सकता है। ओके, ठीक है। खैर 2 मिनट रह गए मार्केट सिर्फ बंद होने में, और अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो लेवल के हिसाब से किसी तरह से हम 21,800 को बचा के जा रहे हैं। बैंक निफ्टी के लेवल से देखें तो 46,300 350 का लेवल है। बैंक निफ्टी के लेवल उतने ख़राब नहीं जितने निफ्टी के ख़राब हुए हैं। आज निफ्टी ने 50 दिन की एवरेज के नीचे पहली बार क्लोज़ कर रहा है और एक काफ़ी दिनों के बाद क्लोज़ कर रहा है, मैं बोलूँगा आपसे। और मैं दिन भी बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में जो क्लोजिंग हो रही है ये करीब 9 नवंबर के बाद ये पहली बार ऐसा है जब फिर से 50 दिनों के एवरेज के नीचे जाके क्लोज़ कर रहा है। 9 या 12 नवंबर होगा 2023 का। तो आज हम 2024 के मार्च में हैं, तो आप इसी से लगा लीजिए आइडिया कि करीब 5-6 महीने के बाद हम फिर से 50 दिन के एवरेज को ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप मेरा चार्ट दिखा पाए स्क्रीन पर तो आपको थोड़ा और नोटिस हो जाएगा। एक बार ज़रा दिखाई दीजिए, अभी तो 1 मिनट है, आप दिखा पाएंगे, अच्छे से आपको नोटिस हो जाएगा मैं क्या बात कहना चाह रहा था उसके अंदर। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप शेयर के हिसाब से देख रहे हैं तो आज का दिन उतना ठीक नहीं था। आज मार्केट के लिहाज से उतना दिन ठीक नहीं रहा। आज कोई भी शेयर लीडरशिप लेने में कामयाब ही नहीं हो पाया। आज चौतरफा प्रेशर था। आईटी ने प्रेशर बनाया टीसीएस की वेटेज के साथ, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी टूट गई क्रूड की वजह से, फिर आपको नेस्ले कंजम्पशन जैसे शेयर्स कई टूट गए पाम ऑयल की वजह से, फिर आपको रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया, एचडीएफसी ने जो सपोर्ट किया वो इकलौता क्या करता, वो तो बहुत छोटा शेयर हो गया इन सबके सामने। तो इन सभी
शेयर्स के अंदर आपको आज प्रेशर था और सभी ने ही काफ़ी हद तक मार्केट को आज मूड थोड़ा ख़राब किया है। देखते हैं कल क्या होगा। देखिए मार्केट के अंदर अब तेज़ी के लिए ना उसको गैप अप चाहिए और बड़ा गैप अप चाहिए, कम से कम 100 से 150 पॉइंट का गैप अप चाहिए। अगर गैप नहीं मिलेगा तो ये ड्रैग करता जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, आपको 21,500 भी टेस्ट करवा दे। 1700 शेयर आज डिक्लाइंस के साथ बंद हुए हैं, इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन भी ठीक नहीं थी। आज इंडिया विक्स हालांकि भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, आज 14 का विक्स है, लेकिन बाजार धीरे धीरे करके, जिसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग डाउन, धीरे धीरे करके खुदाई करते हुए निकलता हुआ नीचे और खिसकता हुआ और खिसकता हुआ और खिसकता हुआ आपको दिख रहा। एडवांस डिक्लाइन उतनी भी ठीक नहीं थी आज। दूसरा पॉइंट, अब कल का कल देखेंगे। आज तो मार्केट ने परेशान तो किया, बुल्स को परेशान किया, बियर्स का तो ट्रेड ग्रिप में है ऑलरेडी। वो तो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो गेन में मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है। उनके पास एक ही चीज़ मिल रही है कि किसी भी उछाल में वो बिक रहा है मार्केट, और ये टिपिकली सेल ऑन राइज वाला बन रहा है बाजार। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, शायद आज जो क्लोजिंग हुई है उसके बाद ये सेल ऑन राइज वाला भी बन जाए बाजार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कम ट्रेड, आराम से ट्रेड, नो रिस्क की ट्रेड, एवरेज नहीं करनी, बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी, धीरे धीरे काम करना है। छूट रहा सौदा छूट जाए, लेवल्स पे खड़े रहिए, मिलेंगे तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो ठीक। ऐसा रखेंगे ना तो शायद आप इस वॉलेटिलिटी को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं बॉस आपको इस वॉलेटिलिटी को। ठीक राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रुचित जैन आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुरांग सर आपका डबल वाला शुक्रिया, एक तो आपने यहाँ शेयर सुनाया और दूसरा शेयरों पर भी राय रखी अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आप तीनों का आज मेहमानों का समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और अभिषेक को भी इजाज़त दे सकते हैं आप। अगला कार्यक्रम कल की तैयारी का है, गंभीरता से कीजिए क्योंकि कल फिर से एक क्रिटिकल डे है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी के पास अभी 46,000 बचा हुआ है। देखते हैं कल बैंक कितना बड़ा कमाल करता है। बुध सब कुछ शुद्ध होना ही चाहिए, देखते हैं कल क्या होता है। नमस्कार।